हेलो फ्रेंड्स, आपसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म आप सभी कैंडिडेट्स जो है वो आराम से और सावधानीपूर्वक फिल करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आज से मैं आप लोग के लिए ट्रेड्समैन का एक फ्री क्लास ला रहा हूँ जिसमें आप सभी के लिए प्रॉपर जो एक मॉक टेस्ट होता है ना, उसी के फॉर्म में अपन तैयारी करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। और ये वाला जो वीडियो है ये एमटीएस में भी आपका काम आ जाएगा, लेकिन अगर आप एमटीएस के कैंडिडेट हैं तो आप हिंदी को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो जीके, मैथ्स और रीजनिंग है वो आपका काम आ जाएगा। और सीआरपीएफ वाले हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स चारों का मतलब जो पीडीएफ है वो यूज़ कर लें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीके जीएस का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 में विजय हज़ारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखें, विजय हज़ारे का संबंध आपकी क्रिकेट से है। विजय हज़ारे का संबंध क्रिकेट से है और ये 50 ओवर का फॉर्मेट होता है। वनडे फॉर्मेट में विजय हज़ारे खेला जाता है, जिसका आंसर है आपका कर्नाटक। जो 17-18 का विजय हज़ारे ट्रॉफी था ये कर्नाटक जीता था। विजय हज़ारे जो है भारत का घरेलू क्रिकेट का टूर्नामेंट है। एक और याद रखें, सैयद मुश्ताक अली, ये T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। ये भी घरेलू टूर्नामेंट है भारत का। और एक होता है रणजी ट्रॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1985 में डोवर कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो ये थे आपके मिहिर सेन जी। इन्होंने इंग्लिश चैनल जो है वो तैर के पार किया है। यहाँ पे पुरुष की बात हुई है, यहीं पे अगर महिला पूछ दिया जाता तो इंग्लिश चैनल तैर के पार करने वाली भारतीय महिला थी आपकी आरती साहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने जीता है छऊ। छऊ नृत्य शैली आपकी उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। एक बार देख लेते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो सबसे पहले आता है गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद ये गुजरता है आपके एमपी से। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ से। सीजी के बाद झारखंड। झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और लास्ट है आपका मिजोरम। इस तरह इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5-year प्लान? जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहे हैं। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चला था आपकी 1985 से 1990 के बीच तक, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ याद रखें आपके राष्ट्रपति आते हैं आर्टिकल 52 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में सिर्फ निर्वाचित सदस्य जिसमें भाग लेते हैं, किसी भी मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। और आपके वर्तमान अभी राष्ट्रपति जी हैं महामहिम द्रौपदी
मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है आपका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में भारत की 53% कॉफ़ी उगाई जाती है और जो अरेबिका कॉफ़ी है ये भी आपके कर्नाटक में ही उगाई जाती है। यहाँ के सीएम याद रखें बसवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2020 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित या कमीशन्ड किया? तो ये किया था आपके PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, कमीशन्ड करना मतलब तैनाती या वहाँ से उसका काम जो है वो शुरू हो जाता है। उससे पहले या तो वो ऑफिशियल किसी वर्क में यूज़ नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही वो कमीशन्ड हो जाता है तो वो ऑफिशियल यूज़ में आना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में खालिस्तान अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे ये पूछा गया है। तो उस मूल संविधान में आपके 395 जो थे वो अनुच्छेद थे और इसके साथ 22 भाग भी थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही थी आपके मूल संविधान की। अब जो वर्तमान अभी है जिसमें कई बार हमने संशोधन कर दिया उसमें आपके 468 से 470 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके वर्तमान समय में 25 भाग हैं, इसमें भी वृद्धि हो गई है और उन अनुसूची अभी वर्तमान समय में 12 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य। जागोई जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये है आपकी मणिपुरी। मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है जो आपका किया जाता है मणिपुर में। ठीक है, जो आपके 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है मणिपुरी। ठीक, 11वां क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के नोट बैंक नोट के पृष्ठभाग में खालिस्तान का चित्र है। तो 2000 के नोट के पीछे जो है वो मंगलयान का चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखें। इसी तरह याद रखें जो 10 रुपये के नोट होते हैं उसमें आपका 10 रुपये के नोट में है कोणार्क का मंदिर का चित्र है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका चित्र है। जो 20 रुपये के नोट हैं उसमें आपके एलोरा की गुफा का चित्र है, एलोरा गुफा जो आपके महाराष्ट्र में, इसका चित्र है। जो 50 रुपये का नोट है उसके पीछे हम्पी के मंदिर का चित्र है, हम्पी जो कर्नाटक में है। जो 100 रुपये का नोट है उसके पीछे रानी की वाव। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा जगह नहीं बच रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। बचा है जो 200 रुपये का नोट है उसमें सांची के स्तूप का चित्र है। जो 500 का नोट है उसके पीछे आपकी लाल किले का चित्र है और जो 2000 का नोट है उसमें मंगलयान का चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कभी इन नोटों को हाथ में ले तो एक बार ध्यान से उन्हें देखिए। उसमें कई लैंग्वेजेस में लिखा रहता है, आई थिंक 17 लैंग्वेजेस में जो है उसमें लिखा रहता है कि ये इतने रुपए का नोट है। हिंदी और इंग्लिश का तो सामने में ही लिखा रहता है, बाकी एक छोटे से बॉक्स में और 15 लैंग्वेजेस में लिखा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिसका सरकार पर दावा नहीं होता है वे कहलाती हैं गैर प्रतिदेय प्राप्तियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मॉस और मार्केशिया जो है वो ब्रायोफाइटा इसके अंतर्गत आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? तो जो आपकी समर्थ योजना है, जिसकी समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 ये जो है निलंबित नहीं होते। यही 2 अनुच्छेद है जो आपके कभी भी निलंबित नहीं होंगे, चाहे आपकी देश सामान्य स्थिति में हो
या आपातकाल में हो। राष्ट्रीय आपातकाल आता है आपका अनुच्छेद 352 में, ये याद रखें। और जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद है वो सभी मौलिक अधिकार से हैं। और आर्टिकल 20 जो है अनुच्छेद 20, इसमें आता है दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये याद रखें, लिखने की तो आवश्यकता नहीं है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ये लड़ा था अशोक के कार्यकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के जो जीवन में कलिंग युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंस है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने जो है युद्ध की नीति छोड़ दी थी और वो शांति के मार्ग में चलने लगा था अशोक, क्योंकि इस युद्ध में बहुत लोगों की जानें चली गई थी। और ये जो कलिंग युद्ध है ये हुआ था आपके कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम और अशोक के बीच हुआ था। कब हुआ था ये? 261 ईसा पूर्व हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी और जो कलिंग का क्षेत्र है वो भी अशोक के अंदर आ गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपके ऋषभ पंत जी, जो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत, उन्हें नियुक्त किया गया था। हाल ही में इनका एक्सीडेंट हो गया था, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी रिकवर होकर ये हमें ग्राउंड में दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में। 1881 में प्रथम जनगणना की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये संपूर्ण जनगणना कहलाती है। और इससे पहले एक नॉर्मल जनगणना और हो चुकी थी जिसे प्रथम जनगणना बोलते हैं। संपूर्ण तो 1881 में हुआ था, लेकिन इससे पहले जो जनगणना हुआ था वो नॉर्मल वाला था, जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। और जनगणना जो है 1881 के बाद हर 10 वर्ष में होना शुरू हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो ये है आपका पोला महोत्सव। पोला महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ और एमपी में भी पोला महोत्सव मनाया जाता है, ये भी याद रखें फ्रेंड। हमें महाराष्ट्र का पूछा गया था और इसमें इम्पोर्टेंट है, वहाँ बैलों को सजाया जाता है। गांव में जो बैल होते हैं उन्हें सजाते हैं बहुत सुंदर सुंदर, कहीं कहीं पे उसका कंपटीशन भी होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो इसमें है आपका आंसर आएगा, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जो जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला प्रदूषण है उसे दूर किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप एमटीएस वाले हैं तो आप यहीं तक करें और इसके बाद जो आपका रीजनिंग और मैथ्स होगा, ये रीजनिंग वाला पार्ट है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पूरे रीजनिंग आप अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपका जो T1 है एमटीएस वालों के लिए वो क्वालिफाई नेचर का है, तो उसके लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों को एटलीस्ट क्वालिफाई करने लायक बनाना ही होगा, तो ये आपके काम आएगा। एमटीएस वाले हिंदी ना पढ़ें क्योंकि आपके सिलेबस में हिंदी नहीं है, और जो सीआरपीएफ वाले हैं उनके लिए अभी हिंदी की क्लास होगी। के बाद जो रीजनिंग और मैथ्स हैं फ्रेंड्स वो आप घर में होमवर्क के तौर पर बनाएंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हिंदी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके, मतलब ऐसा शब्द जो कहा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम अकथ्य, ठीक है फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अकथ्य, जो कहा ना जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? हमें अशुद्धि को पहचानना है। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एसएससी ने इसमें पाली पार्ट में जो है त्रुटि माना है, ठीक है फ्रेंड्स। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ।
निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले सेंटेंस में मिस्टेक है घोर। घोर यहाँ सही अर्थ जो है वो हमें प्रदर्शित नहीं कर रहा है। घोर के स्थान पर यहाँ पे आना चाहिए था जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये घोर वाले पार्ट में हमारा मिस्टेक है, हम ये मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा, उत्कंठा का पर्यायवाची आपको देखना है जो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लालसा। उत्कंठा का पर्यायवाची होता है लालसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ। तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है आपको सिफारिश लगवाना या करवाना, सिफारिश करवाना करते हैं। वैद्य जी जो है खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं, तो ये आपकी नाड़ी देखकर वैद्य जी जो है इलाज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन थर्ड वाला इसका आंसर है। जो वैद्य होते हैं वो हाथ के पास जो नाड़ी होते हैं उन्हें टटोल के या चेक करके ही इलाज करते हैं। क्वेश्चन 7 है, शरीर का कोई भाग, इसके लिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग, इसे क्या कहेंगे? शरीर के किसी भाग को अवयव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में आपकी नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का हमें आभास हो रहा है, तो हम इसे ही आंसर मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, करण खाने के बीच मिठाई लाया। करण खाने के बीच मिठाई लाया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें आएगा आपके करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये आपका ज़्यादा सही आंसर लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो भाववाच्य में जब इसे परिवर्तित करेंगे तो हम लिखेंगे सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो सरस्वती माँ का जो पर्यायवाची होता है आपका वीणा पानी होता है, वागेश्वरी होता है, ब्राह्मी होता है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे हैं। माँ शारदा भी बोलते हैं, तो इनमें से शारदा ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है हमें, तो हम इसे ही टिक लगा देते हैं। सरस्वती माँ का पर्यायवाची आप याद रखें, वीणा पानी, वागेश्वरी, ब्राह्मी, शारदा और भी कई अन्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिया गया है, विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो। ठीक है, ये जो है किसी मुहावरे का अर्थ है, हमें मुहावरा सेलेक्ट करना है। तो ये है आपका कोल्हू का बैल नहीं होगा, कूपमंडूक भी नहीं होगा, कोड़ में खाद ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा किस मर्ज की दवा, ये होगा। किस मर्ज की दवा का अर्थ होता है तुम किस काम के हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो जो शिक्षक होता है वही विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन का समूह, जो रेखांकित पद में समूह के बदले उपर्युक्त सार्थक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो लड़कियों का टुकड़ा नहीं होता, लकड़ियों का रेवड़ नहीं होता, लकड़ियों का ढेर नहीं होता, लकड़ियों का क्या होता है, गट्ठर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लकड़ियों का गट्ठर ये बोलेंगे आप, ये सही है। समूह जो है वो लड़कियों का होता है, लकड़ियों का तो गट्ठर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें ये भी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उपर्युक्त में से कौन सा शब्द विलोम शब्द होगा। अच्छा ठीक है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खालिस्तान से सूखा पड़ता है। तो जो अतिवृष्टि शब्द है हमें इसका विलोम शब्द लिखना है। तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा या ओले ओले कुछ पड़ते हैं वो, और अनावृष्टि इसका अर्थ होता है सूखा या कम पानी गिरना, या जहाँ पानी की कमी हो जाती है, बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता, उसे बोलते हैं अनावृष्टि। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हिंदी के ये 15 क्वेश्चन हैं। बाकी जो गद्यांश हैं ये मैत्री भाव, सकारात्मक तथा खालिस्तान वर्ग में आते हैं या गिना जाता है। ये वाला आप खुद करेंगे फ्रेंड्स, और डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। सीआरपीएफ के आपके एग्ज़ाम में जो है 25 जीके, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग और 25 हिंदी आएगा। मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं थोड़े और एग्ज़ाम में आने लायक लग रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक अच्छे स्कोर की ओर भी बढ़ेंगे। बाकी आप घर में ये रीजनिंग वाले पार्ट का भी प्रैक्टिस करें। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं और ये मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए आप। इनमें से जितना बन सके वो बनाइए। धीरे धीरे इसमें भी आपका स्कोर बूस्ट होगा। जो एमटीएस वाले हैं उनके लिए भी ये रीजनिंग और मैथ्स उनके T1 क्वालिफाई करने के लिए काम आ जाएगा। और अगर एमटीएस वाले चाहते हैं कि उन्हें ये थोड़ा लो लेवल का लग रहा है, तो मैं उनके लिए एमटीएस का अलग से और पीडीएफ डाल दूंगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेंगे प्रॉपर। एमटीएस वाले आप वो सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका T1 में अच्छा आपको बूस्ट मिले, आप T1 आराम से क्लियर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।